हेलो एवरीवन। एनके एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज सी टेट की हम अपनी 5वीं क्लास में हिंदी के गद्यांश पद्यांश यानी हिंदी वाले पोर्शन को करेंगे, जिसमें सबसे पहले जो गद्यांश आया हुआ है उसे हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है। गद्यांश को अटेम्प्ट करने का सबसे अच्छा तरीका होता है बच्चों कि हम उसको जब पढ़ रहे होते हैं तो उसको एक बहुत अर्थ के साथ पूरा अर्थ ग्रहण करते हुए जब हम कोई भी गद्यांश पढ़ रहे होते हैं ना, तो उसका एक सटीक अलग अर्थ होता है। जब हम उसको पूरा एक साथ पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा माइंड उस चीज़ को कैच कर लेता है। तो सबसे पहले हमें उसे उसका मेन हमें सिर्फ ओनली रीडिंग नहीं करनी है, उसका अर्थ ग्रहण करना है कि जो गद्यांश दिया गया है उसका असलियत में वो कहना क्या चाहता है, उसका उद्देश्य क्या है। इस तरीके से हमें उसे पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कर लेते हैं गद्यांश को शुरू करने से पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करें और एक लाइक ज़रूर करें। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। हम पहले ध्यानपूर्वक इसे पढ़ लेते हैं। हम श्वास द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ऐसा ही अधिकार जानवरों अधिकार है, इन्होंने गलत लिखा हुआ, जानवरों, चिड़ियों, रेंगने वाले जंतुओं, कीड़े मकोड़ों के द्वारा भी किया जाता है। दूसरों सभी प्रकार की वनस्पति कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती हैं और ऑक्सीजन छोड़ती हैं। यदि हवा में लंबे समय तक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात एक जैसा रहे तब उसका अर्थ होगा कि पौधों और अन्य प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व के मामले में समान स्तर पर आ जाएगा। लेकिन यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात वातावरण में बढ़ा दें तब प्रकृति के द्वारा लाखों सालों से बनाकर रखा गया संतुलन बदल जाएगा। वातावरण और वनस्पतियां कार्बन डाइऑक्साइड का लगातार विनिमय करती रहती हैं। वातावरण से वे वनस्पतियों में जाती हैं। वातावरण और वनस्पतियां कार्बन डाइऑक्साइड का लगातार विनिमय करती रहती हैं। वातावरण से वह वनस्पतियों में जाती है। जब वनस्पतियां सड़ने लगती हैं तब उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल कर पुनः वातावरण में समा जाती है। वनस्पतियां इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड बसंत और ग्रीष्म ऋतु में ग्रहण करती हैं और जब वे सर्दियों में नष्ट होने लगते हैं तब उसे छोड़ती हैं। इस प्रकार वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में मौसम दर मौसम फर्क होता है। यहाँ पर ये हमारा गद्यांश पूरा हो गया, जिसमें पहला प्रश्न उन्होंने दिया है कि वनस्पति जब सड़ने लगती है तो वातावरण को इसका क्या है। इसमें गद्यांश में सीधा सीधा इन्होंने दिया हुआ है, जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑप्शन थी कार्बन डाइऑक्साइड और जैविक खाद। तो इसमें जो हमारा उत्तर है तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट गद्यांश में लिखा हुआ है इसे, तो इसमें ज़्यादा उसकी बात है ही नहीं कि कुछ टफ है और उसमें ढूंढने में दिक्कत आएगी। बिल्कुल सीधा आंसर है। 92 पौधों और प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व के समान आ जाएगा जब हवा में लंबे समय तक क्या होगा, सूर्य का प्रकाश मिलता रहे, कार्बन डाइऑक्साइड मिलनी बंद हो जाए, या कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का अनुपात समान रहे, या वनस्पति कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय करती हैं। तो इसका भी सीधा आंसर है, इन्होंने दिया था कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का अनुपात समान रहे तो जीवन का अस्तित्व। इस गद्यांश में भी आप देख सकते हैं, मिल जाएगा। बिल्कुल सेम लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए, लगातार बनाकर रखना, यहाँ पर ये है, सेम लिखा हुआ है इन्होंने यहाँ पर, अनुपात एक जैसा होगा। लंबे समय तक कार्बन डाइऑक्साइड यदि हवा में लंबे समय तक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात एक जैसा रहे तब पौधे और प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व के समान हो जाएगा। ये इस प्रकार से अस्तित्व के मामले में समान स्तर पर आ जाएगा। अब वातावरण का विग्रह और समास होगा। ये ग्रामर के पोर्शन में कर दिया वातावरण। तो अगर आपको विग्रह करना आता है तो आप आसानी से करेंगे। तो वात और आवरण करके द्वंद्व समास हुआ। विग्रह भी सही होना चाहिए और समास भी सही होना चाहिए, इस प्रकार से आपको करना है। और वात का आवरण तत्पुरुष है, वात का बना ऐसा आवरण बहुब्री है या वातावरण रूपी वात है। तो इसका सही आंसर है दूसरा, यानी कि वात
यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसे जस्टिफाई क्लैरिफाई कर देते हैं। वात का आवरण यानी तत्पुरुष है। वातावरण का समास विग्रह, वात का आवरण, यहाँ पूर्व पद जो है वो वात है गौण, और उत्तर पद आवरण प्रधान है। और समास करते समय विभक्ति चिन्ह, जो विभक्ति चिन्ह होता है ना, कारक वाले का के वो जो होते हैं, कर्ता ने कर्म को करण को इस वाले, तो उसमें जो का है विभक्ति चिन्ह का लोप होने के कारण उसमें तत्पुरुष समास है। तो वात का आवरण और तत्पुरुष पुरुष इसमें समास है, ये इसका विग्रह और समास हो जाएगा। अब है श्वास और ऑक्सीजन शब्द हैं, क्या हैं? तत्सव हैं, तद्भव हैं, तद्भव देशज हैं, क्या हैं? तो इसमें है तत्सम आगत है। ये किस प्रकार से है? जो श्वास और ऑक्सीजन शब्द हैं, ना ही ये है, ना दो है, ना तीन है, तो इसका आंसर फोर्थ है। किस प्रकार है थोड़ा सा बता देते हैं आपको। जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं और ज्यों के त्यों प्रयुक्त हो रहे हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। आप भली भांति जानते होंगे, जैसे कि श्वास एज इट इज जो प्रयोग हो जाती है, इसका तद्भव रूप होगा सांस। जो दूसरी भाषाओं से हिंदी में आए हैं उन शब्दों को आगत शब्द कहते हैं, जो आ जाते जैसे विदेशी शब्द होते हैं, जैसे ऑक्सीजन। तो अतः श्वास और ऑक्सीजन शब्द तत्सम आगत है, यानी कि एक तत्सम है और दूसरा आगत है, दूसरी ऑक्सीजन जो कि हमने अंग्रेजी भाषा से लिया हुआ है, विदेशी है इसलिए। तो इसका आंसर भी क्लियर हो गया होगा, तत्सम फोर्थ वाला है। अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। 95 लंबे समय तक पद व्याकरण की दृष्टि से है संज्ञा, यहाँ पर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया विशेषण, कौन सा है इसमें से? तो इसका है क्रिया विशेषण, जो लंबे समय तक पद व्याकरण की दृष्टि से। क्यों हो? क्योंकि जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं, और लंबे समय तक पद व्याकरण की दृष्टि से क्रिया विशेषण है, क्योंकि यह क्रिया की विशेषता की ओर संकेत कर रहा है। क्योंकि लंबे समय तक एक उन्होंने बताया कि समय कैसा है, लंबा, तो उसमें क्रिया की विशेषता बता दी गई, समय की जो समय है वो लंबा है, तो उसकी विशेषता हो गई। जैसे कि काला कोट हो जाए तो वहाँ पर जो कोट की विशेषता बताई गई है तो वो अलग हो जाएगा, यहाँ पर क्रिया की बताई गई है, तो इसलिए क्रिया विशेषण हो गया। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, गद्यांश का विकास गद्यांश का मुख्य विषय है। जो गद्यांश है उसका मुख्य विषय क्या है, जो हमने अभी पढ़ा था गद्यांश, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन होगा, श्वास द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण, या पौधों और प्राणियों का जीवन, या बसंत और ग्रीष्म ऋतुओं में वनस्पतियाँ। क्योंकि अब हमने पहले बताया था कि जब हम किसी भी गद्यांश को पढ़ते हैं तो एक सटीक, जब हम अर्थ ग्रहण करते हुए उसे पढ़ते हैं तो माइंड में एक अलग ही उसका वो बन जाता है कि पूरा सार ये जो है उसका उद्देश्य क्या है इसको लिखने का। तो इसमें जो होगा ना, गद्यांश में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वातावरण में मौजूद होने तथा प्राणी एवं जीव जंतुओं द्वारा उनके प्रयोग के विषय में बताते हुए इन दोनों गैसों का वातावरण में संतुलन होने पर बल दिया गया है पूरे गद्यांश में। तो इसलिए गद्यांश का जो विषय है ना वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन, यानी कि इसका जो बैठेगा, क्योंकि इन्होंने पूरा ऑप्शन के उसमें बताया हुआ है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन इस गद्यांश का मुख्य विषय होगा। अब है विनिमय का अर्थ क्या है। अगर आपको पता है सीधा तो आप सीधा बता ही देंगे इसका, और अगर नहीं पता है तो हम आपको बता देते हैं कि विनिमय का अर्थ होता है लेना देना। गद्यांश में यह शब्द वातावरण से वनस्पतियों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का लेना देना करने के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। वैसे विनिमय का होता ही है लेना और देना, तो यहाँ पर लेना देना है तीसरा, और यहाँ पर जिस संदर्भ में प्रयोग हुआ है वो भी लेने देने में ही हुआ है। जो दोनों गैसेस की बात यहाँ पर हुई है वही लेन देन यहाँ पर हुआ है। तो विनिमय का अर्थ आपको नहीं पता है तो आप आज याद कर लीजिए, लेना और देना। अगला देखते हैं 98, हम सांस के साथ ऑप्शन 1 ऑक्सीजन छोड़ते हैं और ग्रहण करते हैं, ऑप्शन 2 ऑक्सीजन लेते और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तीसरा ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड लेते और छोड़ते हैं, चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड लेते और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। मुझे उम्मीद है ये तो सभी को पता होगा। इसमें मुझे नहीं लगता कि गद्यांश में प्रथम पंक्ति में ही स्पष्ट कर दिया गया था कि हम सांस के साथ ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ये तो सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर 2।
आगे चलते हैं। 99 ऑक्सीजन ग्रहण करने में अधिकांश जीवधारियों का स्वभाव। जब ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है तो अधिकांश जो जीवधारी हैं उनका स्वभाव कैसा होता है? मानव से भिन्न होता है, ऑप्शन 1। बी, मानव में विपरीत है, या मानव की तरह है, या विचित्र प्रकार का है। किस प्रकार का है? तो इसमें जो है ऑक्सीजन ग्रहण करने में अधिकांश जीवधारियों का स्वभाव मानव की तरह ही है। वे भी मानव की भांति ही सांस के साथ ऑक्सीजन लेते और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, यानी उनका भी मानव जैसा ही है, जिसमें इसका उत्तर हुआ तीसरा, यानी कि मानव की तरह। इसमें 99 में मानव की तरह इसका उत्तर है, क्योंकि वो भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अब है निर्देश 100 से 105। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों में के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। अब हमने गद्यांश किया। गद्यांश क्या होता है? गद्यांश होता है जो एक बिना रटे, मतलब जो जिसको लयबद्ध तरीके से गाया ना जा सके। और काव्यांश होता है कविता का अंश, गद्य गद्य का अंश, जो कोई कहानी होती है, कोई अनुच्छेद होता है, उसका अंश होता है। और काव्यांश में जो कविता स्वरूप जिसे लय के साथ गाया जा सके। तो अब यहाँ पर जो काव्यांश है वह आता, यहाँ पर वह आता, दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। अब हमने इसे पढ़ा और पढ़ने में ही हमारे समझ में आ रहा था कि इसमें क्या चलने लगा है। इतनी देर में भले ही काव्यांश था, लेकिन हम इसके इस निचोड़ पर पहुंचने लगे थे। तो हमें मेन होता है, चाहे गद्यांश पढ़ें या काव्यांश पढ़ें, उसका हमें मेन अर्थ ग्रहण करना है। तो जो प्रश्न 100 है, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, इसका कारण क्या हो सकता है? क्या क्या सुकड़ कर बैठना है, या झुककर चलना है, या कुछ भी भोजन ना करना है, या भीख मांगने का नाटक है? तो इसमें आप समझ गए होंगे, सीधा सा है, कुछ भी भोजन नहीं मिलता, इसलिए क्योंकि इसमें गरीबी दर्शाई हुई है। वो इतने गरीबी में है कि भोजन ना मिलने की वजह से पेट और पीठ दोनों मिलकर एक हो गए हैं। तो इसका आंसर होगा 100 का तीसरा, कुछ भोजन ना करना। आगे है, कलेजे के दो टूक करना का आशय है। कलेजे के दो टूक करना 101 यहाँ पर। तो टुकड़े टुकड़े करना, मन को कष्ट पहुंचाना, या दिल की चीर फाड़ करना, या कठिनाई पैदा करना। कलेजे के दो टूक करना, इसका क्या है? इसका होगा मन को कष्ट पहुंचाना। एक तरीके से ये हम इसको कलेजे के दो टूक करना लोकोक्ति भी कह सकते हैं, जिसका अर्थ होगा मन को कष्ट पहुंचाना। यानी कि 101 का ये है। ऐसे का चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, जो थोड़ा सा आपको अगर डिफरेंट लगे, और उसको याद कर लें तुरंत। आगे है, भिखारी अपनी झोली क्यों फैलाता है? 102, भूख मिटाने के लिए कुछ अन्न चाहता है, झोली में कुछ छिपाना चाहता है, मुट्ठी भर अनाज दिखाना चाहता है, या अपनी गरीबी के बारे में बताना चाहता है। तो इसमें भिखारी अपनी झोली इसलिए फैलाता है क्योंकि वह अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ अन्न चाहता है, ताकि अन्न से वह अपना पेट भर सके। तो यानी भूख मिटाने के लिए उसे कुछ अन्न चाहिए। यहाँ पर देखो, वह आता, दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, साफ लिखा हुआ है, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। तो यहाँ पर साफ है कि भूख मिटाने के लिए ही वह कर रहा है, भूख मिटाने के लिए कुछ अन्न चाहता है। अगला है 103, मुंह शब्द में प्रयुक्त चंद्र बिंदु है, क्या है? अनुस्वार है, अनुनासिका है, नासिक्य है, और शिरोरेखा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जिसमें आप अन्य क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करने की क्षमता रखेंगे, क्योंकि इसमें हम अक्सर भूल जाते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में, जैसे कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह से अधिक और नाक से बहुत कम सांस निकलती है, उन्हें अनुनासिक कहते हैं। इन
स्वरों पर चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है, यानी कि मुंह से ज़्यादा निकल रहा है। आप इसको बोल के देखिए, जब मुंह से ज़्यादा निकलता है, नाक से कम निकलता है, वो अनुनासिक होता है। नासिक नाक होता है, आप इसको समझाने के लिए मैं आपको बताऊं। नासिक आप समझिए नाक है, और अनु होता है छोटा हिस्सा, यानी कि जिस शब्द के उच्चारण में नाक से जो प्रश्वास वायु है, यानी हमारी बोले गए शब्द की जो हवा निकल रही है, वो अगर नाक से कम निकलती है तो वो अनुनासिक हो गई। इसको समझने का तरीका मैंने बताया आपको, क्योंकि अनुनासिक और अनुस्वार को हम भूल जाते हैं कि होता क्या है। तो जो अनुस्वार होता है ना, अनुस्वार में क्या है कि यहाँ पर आप देखें तो थोड़ा सा समझा देती हूँ। अनु छोटा होता है, आप जानते हैं, और नासिक नाक को समझ लीजिए, नासिक हो गया नाक। तो अब छोटा और नाक दोनों, तो इसका मतलब छोटा नाक से आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब नाक से आवाज कम निकले और मुंह से ज्यादा निकले तो वो हो गया अनुनासिक। अब इसमें और ऐसों पर ही चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, और जो सिरों रेखा के ऊपर लगता है, मुंह शब्द में प्रयुक्त चंद्र बिंदु अनुनासिक है, इसलिए यह क्या है, अनुनासिक हुआ, ऊपर लगा हुआ है ये इस प्रकार से, तो ये अनुनासिक है। अब 104 काव्यांश से हमारे मन में उठने वाला मुख्य भाव क्या है। अब हमने पढ़ा तो हमारे हृदय में भाव आया, वो श्रृंगार का आया था, हास्य का आया था। ये रस होते हैं, कई प्रकार के रस होते हैं, जिनमें से इन्होंने 4 रस लिखे हुए हैं, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुणा रस और वीरता। तो श्रृंगार रस बिल्कुल नहीं है, हास्य बिल्कुल नहीं है, आप भी समझ रहे हैं, क्योंकि हंसी का कुछ नहीं है, और वीरता का भी नहीं है। तो क्या बचा, करुणा, क्योंकि इसको पढ़ने पर हमारे अंदर करुणा ही उत्पन्न हुई थी, इसलिए इसका जो मुख्य भाव है वह है करुणा। अगर आपने रस नहीं किए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं सारे रस आपको सिखा दूंगी। एक दिन की क्लास रस के लिए हो जाएगी। वह आता मैं, वह जो है सर्वनाम किसका द्योतक हो सकता है, गांधी जी का, अतिथि का, भिक्षुक का या विकलांग का। तो अब आपने इतनी देर में पढ़ा होगा, आप भी समझ गए होंगे कि किसका है। वो एक भिक्षुक, एक भिखारी का है, भिखारी के ऊपर ही पूरा काव्यांश टिका हुआ है। तो इसका उत्तर है, ये काफ़ी सिंपल है, भिक्षुक। पूरा काव्यांश भी और गद्यांश भी, क्योंकि उसे एक बार हमने ध्यान से पढ़ लिया तो गद्यांश और काव्यांश दोनों ही सरल होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 106, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य है। प्रश्नोत्तरी भाषण, अंत्याक्षरी का मात्र आयोजन करना। दूसरा, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझना। तीसरा, दूसरों के अनुभवों से जुड़कर सवालों के जवाब देना। और तीसरा, निजी अनुभव को केवल लिखकर अभिव्यक्त करना। अब हमने सारे ऑप्शंस पढ़ लिए। अब इसमें जो मेन है वो है सेकंड, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझना। जब बच्चा उच्च प्राथमिक स्तर पर आ जाता है तो उसके लिए जरूरी हो जाता है कि वह भाषा की बारीकी समझे, उसका सौंदर्य बोध भी समझे। तो इसका उत्तर है, क्योंकि हम अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में यहाँ पर मेन चीज़ क्या देखनी है, हमें स्तर देखना। इन्होंने उच्च प्राथमिक स्तर बोला है, प्राथमिक नहीं बोला। प्राथमिक में ये चीज़ नहीं आएगी। प्राथमिक में तो सिर्फ बच्चा एक भाषा का ज्ञान हो जाए, उसे बोलना सीख जाए, सुनना सीख जाए, वो काफ़ी होता है। यहाँ है उच्च प्राथमिक स्तर, इसीलिए उच्च प्राथमिक स्तर को ध्यान में रखते हुए इसका उत्तर है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध का सही रूप से उसका समझना। अब अपना प्रश्न करते हैं हम 107, जिसमें ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास, और बार बार चला जाता है, हाँ जी, विकास, जिसमें आगे है क्या हो गया, रुक नहीं रहा, 1 मिनट थोड़ा समय दें। ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का और उस समझ का, इसको छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको करने में फिर वो सारा बैक ही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं, पढ़ने का अर्थ।
पढ़ने का अर्थ, पढ़कर समझना, वर्णमाला का ज्ञान, वाक्यों को पढ़ना या शब्दों को पढ़ना। तो पढ़ने का अर्थ असलियत में क्या है? आप सिर्फ जो कोई पढ़ रहा है उसी को पढ़ना समझते हैं या क्या है? तो ये जो 108 है, इसमें वाक्यों को पढ़ना, पढ़ने का अर्थ पढ़कर समझना और वर्णमाला का ज्ञान या वाक्यों को पढ़ना या शब्दों को पढ़ना। ना शब्दों को पढ़ना है ना वाक्य को पढ़ना है। यहाँ पर पढ़ने का अर्थ केवल इन्होंने वाक्य को पढ़ने से लिया है। पढ़कर समझना, यहाँ पर इसका ऑप्शन होगा 3, क्योंकि वाक्यों को पढ़ना ही पढ़ना होता है। जब वाक्य को हम पढ़ना शुरू कर देते हैं तो वो पढ़ने में, रीडिंग में काउंट हो जाता है। ये हमने केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर जवाब दिया है। क्यों? क्योंकि हम जो सीटेट दे रहे हैं वो 6 to 8 यानी पेपर 2 के लिए तैयारी में है। अगर आप किसी और के उसमें संदर्भ में इसको जवाब दे रहे हैं, अगर मान लीजिए ये आपके 1 to 5 वाले में आ जाता है तो ये थोड़ा बदल जाएगा। यही हमें मेन देखना होता है कि जो हम पेपर दे रहे हैं ना वो किसके लिए दे रहे हैं। तो उनकी जो क्वेश्चंस की जो एक तरीके से साइकोलॉजी होती है ना, वो ये डिपेंड करती है कि हम जो जवाब दें वो बच्चे को सोच कर दें। तो यहाँ पर अगर हम बच्चे को सोच कर देंगे तो वो होगा वाक्य को पढ़ना। अगर यही क्वेश्चन 1 to 5 के लिए आए तो वहाँ ये नहीं होगा, वहाँ इसकी थोड़ी परिभाषा बदल जाएगी। अब 109 को देखते हैं हम। कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रची गई हैं, ब्लैंक किया है इन्होंने। फिर किन रुक चलने वाले किस कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। प्रश्न ब्लैंक की ओर संकेत करता है। किसकी ओर संकेत करता है? वह करता है व्याकरणिक ज्ञान, सारे पढ़ लेते हैं, भाषा की बारीकी या व्याकरण की परिभाषा या भाषा संरचना। तो कविता में कई बार आया अभी भी, तो वो भाषा की बारीकी के बारे में बातें कर रहा है। अभी भी भाषा की बारीकी है उसमें, ना कि व्याकरणिक ज्ञान है, ना व्याकरण की परिभाषा है उसमें, होगा ही ना ही संरचना है, वो हो ही नहीं सकता। केवल भाषा की बारीकी है, जो कि इससे पहले भी भाषा की बारीकी के बारे में इसमें एक बात आ चुकी है। और हमें यही चीज़ पेपर अटेम्प्ट करने में ध्यान देनी चाहिए कि जो एक मेन चीज़ होती है और उसी के इर्द गिर्द सारी चीज़ें घूम रही होती हैं। ये भाषा की बारीकी अभी नहीं आया है, इससे पहले भी इस काव्यांश में इसका प्रयोग हुआ है, उन क्वेश्चंस में भी हुआ है। अब 110 है उच्च प्राथमिक स्तर पर। यहाँ पर देखो, फिर आप पहले भी उच्च प्राथमिक का था, अब इन्होंने यहाँ फिर से लिखा है और इसी के आधार पर हमने इसका जवाब दिया था। तो अब इसमें उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगर पाठ्य पुस्तक नहीं है तो उसके अलावा क्या हो सकती है? तो रेडियो नाटक, कविता पाठ, आयु अनुरूप साहित्य या समाचार पत्र, इसमें से क्या हो सकता है? तो इसमें से होगा हमारा आयु अनुरूप साहित्य। जो बच्चे की आयु है उसके अनुरूप उसे वो साहित्य पढ़ाया जाए, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। आगे है गणित, विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं। बिल्कुल सीखते हैं, क्योंकि बिना भाषा के तो किसी भी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा जा सकता। गणित, विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में बच्चे भाषा सीखते हैं। यह विचार पूर्णतः सत्य है, पूर्णतः असत्य है, आंशिक रूप से सत्य है या निराधार है। अब इसमें पूर्णतः सत्य, हमने पढ़ने में ही यह बोल दिया था। जब मैं इस क्वेश्चन को पढ़ रही थी, मैंने ऑप्शन भी नहीं देखे थे, मैंने पहले ही बोल दिया था, क्योंकि मैं स्वयं टीचिंग करती हूँ इसलिए मुझे बहुत सी चीज़ों का ऐसे ही अनुभव है। ये पूर्णतः सत्य है। मैंने प्रैक्टिकली देखा है, बच्चे अन्य विषय पढ़ने में भाषा सीख रहे होते हैं, इसलिए यह पूर्णतः सत्य है। अब 112 है उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए, ताकि बच्चे ऑप्शन 1 भाषा को विभिन्न रंगतों से परिचित हो सकें, हिंदीतर भाषी साहित्यकारों से परिचित हो सकें, सामाजिक संस्कृति से परिचित हो सकें, या उपरोक्त सभी। अभी आपको लग ही रहा होगा कि उपरोक्त सभी है ही है, क्योंकि ना ही तो इसे नकारा जा सकता है, ना ही इसे, ना ही इसे। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। इसीलिए उन्हें हिंदीतर भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए। ये उपरोक्त चारों ही सटीक बैठते हैं। अब 113 प्रश्न नंबर 113 हो गया हमारा। बच्चे भाषा को बेहतर तरीके से 113 ही करेंगे। बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब अनेक पाठ्यपुस्तकें हों, भाषा समृद्ध परिवेश हो, या सरल साहित्य का चयन हो, या परीक्षाओं का आयोजन हो। तो बहुत सिंपल है ये भी।
जो कि भाषा समृद्ध परिवेश होगा तो बच्चा अच्छे बेहतर तरीके से भाषा को सीख पाएगा। भाषा को बेहतर तरीके से बच्चा कब सीखेगा? जब भाषा समृद्ध परिवेश हो, ना कि पाठ्य पुस्तक, ना कि साहित्य की तो बहुत बाद में बात आती है। अगर आपका भाषा समृद्ध परिवेश है तो वो वहीं से सीखना शुरू कर देगा। ये आप जानते हैं कि जो बच्चा भारत में पैदा होता है वो हिंदी बोलता है, दक्षिण भारत में पैदा होता है तो वो वहाँ की भाषा बोलता है, और अगर विदेश में होता है, इंग्लैंड में होता है तो अंग्रेजी बोलता है। तो वो क्या है, कैसे सीखा? उसने इतनी आसानी से इंग्लिश सीख ली, कैसे सीख ली? क्योंकि वहाँ पर भाषा समृद्ध परिवेश था। इसलिए इसका सीधा सा आंसर है, बच्चा भाषा तब बेहतर सीखता है जब उसका वातावरण परिवेश भाषा समृद्ध हो। अब 114 उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। स्तर हमें ध्यान में रखना है कि वो किसको पूछ रहे हैं। उच्च प्राथमिक का पूछ रहे हैं मोस्टली, क्योंकि आप 6 to 8 दे रहे हैं तो इसलिए। लेकिन फिर भी आप जब क्वेश्चन पढ़े तो उसे पढ़ ले कि स्तर कौन सा पूछा गया है। यहीं पर हम कई बार छोटी सी चूक कर जाते हैं और हमारा प्रश्न गलत हो जाता है हमसे आते हुए भी। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन 1 अवलोकन, जांच सूची, साक्षात सूची या लिखित परीक्षा। क्या है? तो इसमें है फोर्थ, यानी कि लिखित परीक्षा। ना कि अवलोकन, ना कि जांच सूची, ना कि साक्षात्कार। कोई इंटरव्यू हो ही नहीं सकता उच्च प्राथमिक पर, ना जांच हो सकती ना अवलोकन। तो उसमें है कि उनकी बच्चों की लिखित परीक्षा ली जाए और वो ही हम करते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर हम भाषा के आकलन की दृष्टि से हम लिखित परीक्षा ही लेते हैं, जिसमें उनका हमें जो वो लिखते हैं तो उससे पता चल जाता है कि अभी उनकी जो भाषा है उसमें काफ़ी कमियाँ भी हैं। आगे है 115 द्वितीय भाषा की पाठ्यचर्या का एक लक्ष्य है, ब्लैंक छोड़ा है, प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप ब्लैंक दक्षता प्राप्त करना। यहाँ पर ब्लैंक है, वहाँ पर इन्होंने बताया कि द्वितीय भाषा की पाठ्यचर्या का लक्ष्य है। क्या यह है कि उच्च, सर्वोच्च, औसत या बुनियादी? तो इसमें जो होगा वो होगा द्वितीय भाषा की पाठ्यचर्या का एक लक्ष्य है प्राकृतिक भाषा में अर्जित दक्षता के अनुरूप सर्वोच्च दक्षता प्राप्त करना। यानी कि जो अर्जित दक्षता है सर्वोच्च है उसमें प्राप्त करनी है, तो इसका सर्वोच्च दक्षता प्राप्त करनी है, ऑप्शन 2। अब 116 भाषा के विभिन्न कौशलों को ब्लैंक रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है। क्रमिक होना चाहिए, यानी पहले एक, फिर उसके बाद नेक्स्ट, फिर अगला क्रम, फिर अगला क्रम, इस तरीके से होना चाहिए, या एकीकृत ओवरऑल पूरा एक, या बहुत हाई होना चाहिए या बहुत निम्न होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो इसमें है 2, यानी हम एकीकृत भाषा के विभिन्न कौशलों को एकीकृत यानी एक ही रूप में उनको होना चाहिए, एकीकृत। नो क्रमता, नो एकदम हाई और नो बहुत डाउन, यानी वो एकीकृत होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है? हम बच्चे को व्याकरण सिखा रहे हैं शिक्षण में, तो आगमन विधि है, दूसरा ऑप्शन निगमन विधि है, सूत्र विधि है, या पाठ्यपुस्तक विधि है। तो इसमें होगा आगमन विधि, नहीं निगमन विधि, ना सूत्र विधि, ना पाठ्यपुस्तक विधि। व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है। जो आगमन होती है, आगमन विधि द्वारा विशिष्ट उदाहरणों द्वारा बालकों को सामान्यीकरण अथवा सामान्य नियमों को निकलवाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यानी उनको सामान्य चीज़ें बताई जाती हैं और उन्हीं को निकलवाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। व्याकरण पढ़ाते समय छात्रों के सामने विभिन्न व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों, गुण के उदाहरण प्रस्तुत करके विश्लेषण द्वारा सामान्य नियम निकलवाए जाते हैं। बच्चों को उदाहरण दे देते हैं और उन्हीं से पूछते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने संज्ञा का ही कोई एक मॉडल बनाया, उसमें उस मॉडल में मैंने कुछ
इस प्रकार के भी मॉडल रखे जिनमें व्यक्ति की रूपरेखा तैयार थी, स्थान की थी, वस्तु की थी, सभी की थी। तो बच्चे से पूछा ये क्या है, उसने कहा व्यक्ति, ये क्या है वस्तु, ये क्या है स्थान। तो हम पूछेंगे बताइए क्या हुआ, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इसी के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो इस प्रकार का जो विधि होती है उसको आगमन विधि कहते हैं। तो इसमें समझाने में सटीक जो है व्याकरण शिक्षण में, तो वो आगमन विधि होता है। अब उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल करने का विचार विषयों की विभिन्न भाषाओं से जुड़ा हुआ है। संपूर्ण पाठ्यचर्या में भाषा है, यह हिंदी भाषा की विभिन्न रंगतों या विज्ञान संबंधी शब्दावली। तो इसमें पहला है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल करने का विचार विषयों की विभिन्न भाषाओं से जुड़ा हुआ है, यानी कि विभिन्न भाषाओं से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर विषय की विभिन्न भाषाओं से यह रक्त और हमारा शरीर विभिन्न भाषाओं से जुड़ा हुआ है। आगे है 119 त्रिभाषा फॉर्मूला भारत की ब्लैंक की चुनौतियों ब्लैंक को संबोधित करने का प्रयास है। संस्कृति, समाधानों, समस्याओं, अवसरों, भाषा स्थिति, संस्कृति या भाषा स्थिति और अवसरों। इसमें से जो भाषा का त्रिभाषा फॉर्मूला है वो, तो इसमें त्रिभाषा फॉर्मूला भारत की भाषा स्थिति की चुनौतियों और संस्कृतियों को संबोधित करने का एक प्रयास है। अतः दिए गए वाक्य में जो इन्होंने दिया हुआ है उसमें जो ब्लैंक है में भाषा स्थित व संस्कृति शब्द आएगा। स्थिति व संस्कृति जो कि हमारे ऑप्शन 3 में आता है, इसमें आता है ऑप्शन 3 भाषा स्थिति और संस्कृति। त्रिभाषा में यही आता है हमारे चुनौतियों में। त्रिभाषा फॉर्मूला भारत की भाषा स्थिति की चुनौती और संस्कृति को संबोधित करने का, ये जो त्रिभाषा फॉर्मूला है हमारा वो भारत की भाषा स्थिति बताता है यहाँ पर, और इस वाले में संस्कृति को संबोधित करने का प्रयास करता है। अब अगला है, क्योंकि ये तो आप जानते हैं कि भारत विविधताओं का देश है जहाँ पर भौगोलिक विविधताएं हैं, सांस्कृतिक विविधताएं हैं, तो सीधी सी बात है भाषा विविधताएं तो होंगी, इसीलिए उनको सभी को एक करने के लिए, ताकि उन विविधताओं में एकता बनी रहे, इसलिए भाषा स्थिति भी वो होगी और संस्कृति भी होगी। अब 120 क्वेश्चन देख लेते हैं कि लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने, पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए, यह विचार इस प्रश्न का हल नहीं है। पूर्णतः असत्य है, पूर्णतः सत्य है, आंशिक रूप से सत्य है या पूर्णतः निराधार है। इसमें है पूर्णतः सत्य है। यह बात क्यों सत्य है? जो लिखने की क्षमता का विकास बोलना, सुनना, पढ़ने की क्षमता की संगति में ही होना चाहिए। अब हम इसे थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देते हैं कि लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने व पढ़ने की क्षमता की संगति में ही होना चाहिए, यह विचार इस प्रश्न का हल नहीं है जो पूर्णतः सत्य है। वास्तव में लेखक कौशल भाषा के प्रतीक रूप की शिक्षा, प्रतीकों को पहचान कर उन्हें बनाने की क्रिया या ध्वनि को लिपिबद्ध करना और इसमें दक्षता प्राप्त करना है। लेखन अभ्यास, सुलेख, अनुलेख, स्वतंत्र अनुकरण विधि तथा जो ये रूप होते हैं, रेखानुकरण विधि होती हैं आदि अच्छे लेखन की क्षमता को विकसित करने की प्रमुख टेक्निक्स हैं। तो ये लिखने की जो क्षमता का है यह पूर्णतः सत्य है। यहाँ पर यह सत्य है। लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने, पढ़ने की क्षमता को संगति में होना चाहिए, यह सत्य है। इस प्रकार से आज के हमारे हिंदी के क्वेश्चंस हो गए हैं। इसके रिगार्डिंग अगर आपके कुछ क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलेंगे हम अपनी कल नेक्स्ट क्लास में। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।